लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिमेटॉइड अर्थराइटिस का पैथोलॉजी, उसका क्लिनिकल फीचर, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। अब आज हम देखेंगे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पे बात करते हैं, इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में एक गोल सेट करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब जाता है पेशेंट तो उसका एक थेरेपी का गोल सेट होता है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल सेट किया जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे पहला गोल होता है पेन कंट्रोल। पेन कंट्रोल के लिए क्या करेंगे कि एक्यूट केस अगर है, जैसा मैंने इन्फ्लामेशन वाले केस में बताया था, तो उसमें आइसिंग करते हैं। पेन कंट्रोल के लिए आइसिंग करेंगे। और क्रोनिक केस है, उसमें अगर जॉइंट में पेन है तो उसके लिए हीट का यूज करते हैं। पेन कंट्रोल के लिए और सब यूनिट भी आते हैं। पेन कंट्रोल के लिए बहुत सारे मशीन होते हैं फिजियोथेरेपी में, जैसे टेंस होता है, आईएफटी होता है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन आता है, या फिर आईएफटी होता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है। वो यूज करते हैं पेशेंट को दर्द को कंट्रोल करने के लिए। और हीट थेरेपी का यूज किया जाता है। तो ये होता है पेन कंट्रोल का। अब बात करते हैं एडीएल एक्टिविटी इम्प्रूवमेंट पे। एडीएल मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होता है। तो पेशेंट का डेली का लिविंग का एक्टिविटी जो होता है वो हैम्पर करता है, वो डिस्टर्ब रहता है। तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए वही, जब दर्द कम होगा, पेशेंट का मसल मजबूत होगा, तब जाके पेशेंट जब हेल्दी हो जाएगा तो उसका एडीएल एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगा। जॉइंट रेंज ऑफ मोशन क्या होता है कि जो जॉइंट स्टीफ हो जाता है, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, गैप रेड्यूस हो जाता है, तो क्या होता है कि जॉइंट का रेंज घट जाता है। जॉइंट का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कहीं पे एडहेजन बना है या फिर किसी भी तरह का दर्द वगैरह है, वो जब कंट्रोल करेंगे तो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होने लगेगा। कहीं कहीं ऑस्टियोफाइट वगैरह बन जाते हैं तो उसको क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वगैरह यूज किया जाता है, उससे जॉइंट को रिलीज किया जाता है। ऑस्टियोफाइट काफ़ी हद तक टूटते हैं उससे। तो ये होता है जॉइंट रेंज ऑफ मोशन हो गया। प्रिवेंट कंट्रोल जॉइंट डैमेज। देखिए, जॉइंट डैमेज को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि केस या स्प्लिंट जैसा केस होता है उसके सब नी कैप, शुरुआती केस में नी कैप लगा दिया जाता है। ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है तो ब्रेस, और डिफॉर्मिटी के केस में तो डिफॉर्मिटी से बचाने के लिए स्प्लिंट वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये होता है। उसके बाद इम्प्रूव स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि मसल वीक हो जाते हैं। जैसा बताया था कि जब प्रॉपर जॉइंट फंक्शनिंग नहीं होगा तो मसल को प्रॉपर वर्क होगा नहीं मसल का। अब मसल का प्रॉपर वर्क नहीं होने की वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंचेंगे, तो मसल वीक हो जाता है। तो क्या होता है कि मसल फाइबर को स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कराया जाता है। जैसे कि अगर ये है, घुटने में दर्द है तो उसके लिए क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, और सब भी जहाँ भी दर्द होता है, हाथ वाथ में जहाँ भी मसल कमज़ोर हो जाते हैं तो उनके लिए ग्रिपिंग, हाथ में अगर ये हो गया तो ग्रिपिंग एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। तो ये सबसे मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। इम्प्रूव एरोबिक कंडीशन। इस कंडीशन में क्रोनिक केस में क्या होता है, जब कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा लंग्स भी डैमेज करने लगता है। तो लंग्स जब डैमेज होने लगता है, लंग्स का एक्टिविटी रिड्यूस होने लगता है, तो उसके लिए एरोबिक कंडीशन इम्प्रूव करना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने बताया है एक एक्सरसाइज, ब्रीदिंग का एक्सरसाइज बताया है मैंने एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। उसमें उसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट या जो रिहेबिलिटेशन का मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, उसमें मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें भी ज़रूरी होता है, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद करते हैं इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। स्टेबिलिटी क्या होता है कि गेट पैटर्न, स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी पेशेंट की जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारा बैलेंसिंग वगैरह का एक्सरसाइज कराया जाता है, उससे हमारा कोऑर्डिनेशन वगैरह डेवलप होता है। पेशेंट एजुकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को क्या करना, डूज डोंट्स, ये बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या नहीं करना है। तो पेशेंट को वो सब कुछ समझाया जाता है। पेशेंट को घर पे कुछ करने के लिए एक्सरसाइज ट्रेनिंग दे दिया जाता है, जो कि उसको ईमानदारी से करना होता है। तो जाके ये होता है पेशेंट एजुकेशन का हिस्सा। पेशेंट को साइकोलॉजिकली भी उसका काउंसलिंग करते रहते हैं।
तो पेशेंट में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होता है। एक एक्सरसाइज होता है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी जितने भी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी केस होते हैं उनमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज के लिए बेस्ट इसका मैनेजमेंट होता है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है कि गर्म पूल में गर्म पानी होता है, उसमें पेशेंट को कुछ देर के लिए डुबा के रखता जाता है, जिससे कि क्या हो कि जॉइंट का जो स्टीफनेस है वो रिलीज हो और उसके बाद सही से एक्सरसाइज होता है। और एक स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है। स्विमिंग इसके लिए जितने भी जॉइंट क्रोनिक इन्फ्लामेटरी केस हैं, जॉइंट के डिजीज हैं, उनमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है स्विमिंग। क्योंकि उसमें स्विमिंग में क्या होता है, जब पानी में हम रहते हैं तो पानी का उत्प्लावन बल काम करता है, तो हमको क्या होता है कि जॉइंट पे कम से कम भार पड़ता है, जॉइंट पे ना के बराबर वेट होता है हमारे बॉडी का, वो पानी के हेल्प से ही हमारा सारा एक्सरसाइज हो जाता है। स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है कि जितने भी हो, ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस है, किसी भी तरह के जॉइंट डिजीज में ये हाइड्रोथेरेपी और स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में आता है। तो ये होता है हमारा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। बाकी अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से अपने सलाह ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रियोमेटॉइड अर्थराइटिस पे। तो इसके लिए एक ग्रुप ऑफ ड्रग दिया जाता है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रियोमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, DMARDs। तो इसमें क्या होता है कि मेथोट्रिक्सेट आता है, लिफ्लुनोमाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग होता है ये, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी इसमें दिया जाता है, सल्फासालाजिन। तो ये दवा DMARDs दिया जाता है मेनली इस तरह के पेशेंट्स में। तो वो क्या करता है कि रियोमेटॉइड अर्थराइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको थोड़ा सा कम करता है। रेडियोसाइनोवेक्टोमी एक इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इसमें दिया जाता है। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो क्या करते हैं कि नोवाइटिस जो हो रहा था उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, तो रेडियोसाइनोवेक्टोमी होता है। किसी भी तरह का अगर ये हो जाता है, डिफॉर्मिटी जब हो जाता है, तो डिफॉर्मिटी तो सुधरता नहीं है, तो डिफॉर्मिटी हो जाता है तो उसके लिए जॉइंट को फिर से इम्प्रूव करने के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है। एक थेरेपी प्रोसेस होता है, स्टैटिन थेरेपी बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन पेशेंट्स में होता है उनमें स्टैटिन थेरेपी किया जाता है। तो स्टैटिन थेरेपी में क्या होता है देखते हैं कि HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स, इनको स्टैटिन्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि लिपिड लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, लिपिड के लेवल को कम करते हैं टू रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर रिस्क। तो अगर इस तरह के पेशेंट में, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में क्या होता है, रियोमेटिक हार्ट डिजीज वगैरह का भी कंडीशन कॉम्प्लिकेशन के रूप में बाद में आता है, तो उसको कम करने के लिए स्टैटिन थेरेपी दिया जाता है। तो स्टैटिन थेरेपी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, तो काफ़ी हद तक पेशेंट में सुधार रहता है। टेंडर जॉइंट का काउंट रिड्यूस करता है। उसके बाद से क्या करता है कि जो स्वेलिंग वाला जॉइंट होता है उनका काउंट रिड्यूस करता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है, काफ़ी हद तक ठीक रखता है। ये इम्यून रेगुलेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। उससे क्या होता है कि हमारा पेशेंट जिनमें ये दिया जाता है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं। तो ये होता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में ये। उसके बाद बात करते हैं कि फूड एंड सप्लीमेंट्स में। तो क्या हर जगह जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। खाने से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, रेड मीट, रेड वाइन, ये सब तो पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है इस तरह के केसेस में। और एनिमल प्रोडक्ट्स जितना कम लेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट को ये होता है, उनमें ओबेसिटी की वजह से भी जॉइंट का डिजीज हो जाता है। तो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में सबसे ज़रूरी होता है उनका वेट कम करना। तो वेट कम करने के लिए सबसे पहले तो एनिमल प्रोडक्ट कोई भी ना लें। तो ये होता है कि अवॉइड करने का चीज़। अब बात करते हैं सप्लीमेंट में क्या क्या लेंगे। तो सप्लीमेंट में जैसे जॉइंट का डिजीज है तो कैल्शियम और विटामिन की कमी होगी, वो लेंगे। विटामिन डी सबसे ज़रूरी होता है बोन जॉइंट के लिए। तो उसके बाद होता है मल्टीविटामिन्स लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमको मिल जाता है फ्लैक्स सीड में, तो तीसी होता है, तो उस तीसी में हमको मिल जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसका यूज कर सकते हैं।
तो ये रहा हमारा कंप्लीट मैनेजमेंट रिमेटॉइड आर्थराइटिस का। धन्यवाद।